तो प्यारे बच्चों, आज हम मास्टर साहब एक्सप्लेन्स चैनल पर आप लोगों को दूसरा लेक्चर बताने चल रहे हैं। पहले दिन तो आप लोगों को हमने बताया कि व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, और व्हाट इज लिविंग बीइंग्स, जीवधारी क्या है, इनके लक्षण को हम आप लोगों से शेयर किए थे। आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। जैव विविधता क्या है? हमारे चारों तरफ पृथ्वी पर फैले हुए तमाम प्रकार के जीवधारियों की ये अनगिनत संख्या ये परिभाषित करती है कि जहाँ भी देखिए वहाँ पर जीवधारी पाए जाते हैं। जीवधारी ऐसे ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ आप संभावना भी नहीं सोच सकते। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम कोल्ड वाटर टू वार्म वाटर। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं, कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो दूसरे जंतुओं के शरीर के ऊपर उग जाते हैं। उदाहरण के रूप में प्रोटोडर्मा एक ऐसा प्रकार का शैवाल है जो कछुआ की पीठ पर पाया जाता है। उसी तरह से क्लेडोफोरा एक शैवाल है जो घोंघे के ऊपर पाया जाता है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे प्रकार के शैवाल हैं जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे जू क्लोरेला हाइड्रा के शरीर के अंदर पाया जाता है। इसी तरह से सिफेलुरस नामक एक शैवाल ऐसा है जो परजीवी होता है, जो चाय और कॉफी की पत्तियों पर पाए जाने वाला शैवाल है। ये परजीवी होता है। हालांकि शैवाल की विशेषता होती है कि ये शैवाल ऑटोट्रॉफिक होते हैं। शैवाल ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इसमें क्लोरोफिल्स पाया जाता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन सिफेलुरस एक ऐसी प्रकार का शैवाल है जो परजीवी होता है, और इसी विशेषता के आधार पर जितने भी प्रकार के कंपटीशन पूछे जाते हैं उनमें ज्यादातर सिफेलुरस का जिक्र किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि तमाम प्रकार की जो ये संख्या है जीवधारियों की चारों तरफ पाए जाने वाले, उनमें कितनी असमानता है, लेकिन उस असमानता के बावजूद भी उन्हें एक प्रकार से क्रमबद्धता के रूप में किया गया है। जैसा कि विज्ञान की परिभाषा होती है सिस्टमेटाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, यानी सिस्टम से उनके क्रमबद्धता के आधार पर उनकी विशेषता को रखते हैं। जैसे हम देखते हैं तमाम प्रकार की मछलियां होती हैं, कितनी अनियमितताएं होती हैं, छोटी मछली, बड़ी मछली, इस तरह से हड्डी पसली, तमाम प्रकार की अनियमितताएं होती हैं। लेकिन सभी प्रकार की मछलियों को सिर्फ एक वर्ग, मत्स्य वर्ग या फिशिज वर्ग में रखा गया है। इसी तरह से जैसे चूहे, बिल्ली, बंदर, मनुष्य, ये सब के सब जंतुओं में कितनी अनियमितता है, कितनी असमानताएं हैं, लेकिन इन असमानताओं के बावजूद भी इनमें स्तन और बाल पाए जाते हैं। इसके आधार पर इसे स्तनधारी या मैमेलिया वर्ग में रखा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनियमितता है, ये लंबी तादाद है, लेकिन जब इन्हें हम ग्रुप, समूह या टैक्सा में विभाजित कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, तो सभी जंतुओं को एक वर्ग आइडेंटिफाई करता है उसके लक्षण के को, और इस तरह से हम किसी वर्ग, समूह या टैक्सा के लक्षण के आधार पर उनमें पाए जाने वाले जितने प्रकार के जंतु जीवधारी होते हैं सबका हमें बोध होता है। इसी तरह से सभी प्रकार के जंतु, ऐसे जंतु जिनमें शरीर में हड्डियों का ढांचा होता है, इस तरह से हड्डियों के ढांचे वाले जंतुओं को सम्मिलित रूप से हम वर्टिब्रेटा या कशेरुकी ग्रुप्स में, समूह में रखें। तो ये था टॉपिक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी के बाद अगला टॉपिक जो है वो है वर्गीकरण की आवश्यकता, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन।
वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण की आवश्यकता। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की आवश्यकता। तो अभी आप लोगों ने पिछले टॉपिक पर पढ़ा कि पृथ्वी पर चारों तरफ a lot numbers of animals are living beings। इतनी लंबी तादाद में पृथ्वी के ऊपर सभी जीवधारी हैं। अब प्रश्न ये है कि इन जीवधारियों को कैसे हम क्लासिफाइड करें, कैसे हम वर्गीकरण करें, क्यों इसकी आवश्यकता हमें वर्गीकरण की हुई। तो कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों से वर्गीकरण आवश्यक हो। हम एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, जैसे कोई घर हो और उस घर में एक गार्जियन या मालिक हो और जितने भी सदस्य हों वो सब सदस्य अपने अपने कार्य को करना शुरू कर दें। तो ऐसे समय इस तरह की समस्या हो जाती है कि गार्जियन किसको किस रूप से हैंडल करें। उसी तरह से जब जीवधारियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है तो यदि इनको हम वर्गीकरण न करें, इनको अलग अलग ग्रुप या समूह में नहीं बांटेंगे तो इनके अध्ययन की दिक्कतें हो, कैसे इनको अध्ययन किया जाएगा। इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण की आवश्यकता को हम निम्न कारणों से समझ सकते हैं, जिसमें पहला कारण है अध्ययन की सुविधा। अध्ययन की सुविधा। अध्ययन की सुविधा, कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, कन्वीनियंस इन स्टडी, अध्ययन की सुविधा। दूसरा टॉपिक है, दूसरा कारण है वर्गीकरण की आवश्यकता का दूसरा कारण है जैव विकास का प्रमाण। जैव विकास का प्रमाण। Evidence of organic evolution। एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तीसरा है नए जीवों की खोज। नए जीवों की खोज।
डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए जीवों की खोज। और चौथा कारण है संग्रहालयों में जीवों का रख रखाव। संग्रहालयों में जीवों का रख रखाव। प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन म्यूजियम, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन म्यूजियम, संग्रहालयों में जीवों का रख रखाव। प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन म्यूजियम। और पांचवा पॉइंट है अनुकूलन का ज्ञान। अनुकूलन का ज्ञान। knowledge of adaptation, अनुकूलन का ज्ञान, नॉलेज ऑफ एडाप्टेशन। तो पहला पॉइंट है अध्ययन की सुविधा। जाहिर सी बात है, जब जीवधारियों का एक लंबा समूह है तो ऐसे लंबे समूह को हम कैसे अध्ययन करें, इसलिए इन्हें वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। और इस तरह से जब वर्गीकरण हम कर देते हैं तो उस वर्गीकरण से हमें अध्ययन में सुविधा मिलती है। जैसे सभी प्रकार की मछलियों को हमने एक वर्ग में रख दिया, मत्स्य वर्ग। तो इस तरह से मत्स्य वर्ग के लक्षण को हम अध्ययन कर लेते हैं, तो उससे हमें सभी प्रकार की मछलियों का बोध हो जाता है। अर्थात जो ग्रुप्स या उस वर्ग के लक्षण होते हैं, उस लक्षण के आधार पर तमाम प्रकार के जंतुओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा है जैव विकास का प्रमाण, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जैव विकास क्या है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है? जैव विकास की परिभाषा होती है, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन विच सिंपल स्ट्रक्चर्स मॉडिफाइड इनटू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स विद इन ए लॉट ऑफ पीरियड कोर्स। जैव विकास की परिभाषा होती है कि यह वह सतत प्रक्रिया है जिसमें बहुत लंबा समय लगता है और एक सरल संरचना धीरे धीरे, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार धीरे धीरे जटिल संरचना में बदल जाती है। तो जैसा कि हम वर्गीकरण से ये देखते हैं कि जब हम वर्गीकरण करते हैं तो फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, रस्के हेल्मिन्थेस, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, गाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। इस तरह से सीक्वेंस में जब हम चलते हैं प्रोटोजोआ से कॉर्डेटा तक, तो हमें क्रमशः एक प्रकार से जटिलता प्राप्त होती है। प्रोटोजोआ बिलोंग टू यूनिसेलुलर एनिमल्स। प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक कोष की जंतु होते हैं, लेकिन हम कार्डेट्स में जब पहुंचते हैं तो कार्डेट्स हमें ये दिखाता है ए लॉट नंबर्स ऑफ सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन दिस टाइप ऑफ एनिमल्स। हम ये देखते हैं कि कोशिका ही नहीं, कोशिकाओं का समूह ऊतक, ऊतक का समूह ऊतक तंत्र का समूह अंग और अंग का समूह अंग तंत्र। इस तरह से हम ये देखते हैं कि सिंपल स्ट्रक्चर्स जो है वो जटिल संरचनाओं में बदल जाती है।
तो ये जैव विकास हमें ये प्रमाण देता है कि क्लासिफिकेशन जिस सीक्वेंस में हुआ है ये जैव विकास इसका प्रमाण है। तीसरा टॉपिक है नए जीवों की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती का विषय है। जब हम वर्गीकरण में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि बीच में हमें कुछ गैपिंग नजर आती है, एक प्रकार के जंतुओं का सीक्वेंस वो बीच में छूट जाता है। ऐसे समय ये वैज्ञानिकों के लिए, खासकर जीव वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती का विषय होता है कि आखिर में इस बीच के गैप में कौन से ऐसे जीव रहे होंगे कि जिन्हें हम खोजने में असमर्थ हैं। इस तरह से ऐसे प्रकार की संरचना, ऐसे प्रकार के लक्षणों के आधार पर हम वैज्ञानिकों में नए जीवों की खोज में मदद मिलती है जो वर्गीकरण की आवश्यकता को परिभाषित करती है। चौथा कार्य है संग्रहालयों में जीवों का रख रखाव, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन म्यूजियम। प्यारे बच्चों, अभी आप लोग छोटे हैं, हायर सेक्शंस में जाएंगे, स्टडी करेंगे, तो आप जाएंगे बड़ी बड़ी जगहों पर, इलाहाबाद, दिल्ली जाएंगे तो वहां देखेंगे तमाम प्रकार के म्यूजियम होते हैं। हम लोग पढ़े थे तो इंटरमीडिएट से ही म्यूजियम दिखाई दे रहा था, लंबा लंबा प्रयोगशाला। अब ये चीजें नहीं मिलती हैं। तो इस तरह से वहां म्यूजियम है और उस म्यूजियम में आप जाएंगे तो वहां तमाम प्रकार के मॉडल्स रखे गए हैं, उनकी प्रतिकृति रखी गई है कि कैसे प्रकार के डायनासोर्स पाए जाते थे, कैसे प्रकार के मनुष्य पाए जाते थे, आदि पूर्वज कैसे रहते थे। इस तरह से तमाम प्रकार के जंतुओं के म्यूजियम में उनके प्रतिरूप रखे गए हैं, उनके मॉडल रखे गए हैं, उनके स्पेसिमेन रखे गए हैं। उन्हीं स्पेसिमेन्स के आधार पर बायोलॉजी के लैब्स में तमाम प्रकार के प्रयोग, प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो इस तरह से आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे तमाम शीशे के जार होते हैं और उनमें जंतु जो है एक प्रकार के केमिकल्स में रखे होते हैं और उनके आधार पर आप पहचान करते हैं कि ये हाइड्रा है, ये जेलीफिश है, ये स्टारफिश है, ये कोबरा है। तमाम प्रकार के उनके स्पेसिमेंस रखे होते हैं। तो इस तरह से संग्रहालयों में जीवों का रख रखाव म्यूजियम में ये परिभाषित करता है, ये दिखाता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता हुई, जिसका कारण ये भी है। पांचवा कारण है अनुकूलन का ज्ञान, नॉलेज ऑफ एडाप्टेशन। तमाम प्रकार के ऐसे जीव होते हैं जो उनके चारों तरफ का परिवेश कैसा हो जाता है और उसको देखते हैं कि चारों तरफ उनके कैसी कंडीशन होती है, उसी के आधार पर अपने शरीर को ढाल लेते हैं। ऐसी प्रकार की विशेषता को हम एडाप्टेशन कहते हैं। जैसे किसी विशेष वातावरण में पाए जाने वाले कीट, शैवाल, कवक, इनमें आकार व अंगों में इस तरह से मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, अनुकूलन हो जाता है कि वह स्पेशली अपने चारों तरफ जो है इस प्रकार का वातावरण बना लेते हैं कि अपने आप को एडाप्ट कर जाते हैं। उनके एडाप्टेशन से हमें ये लगता है कि ये जंतु इस वर्ग का है, लेकिन इस तरह का एडाप्टेशन क्यों आया? तो उनके परिवेश के आधार पर, उनके चारों तरफ जैसा परिवेश है उसी के आधार पर उन्हें एडाप्टेशन होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को ये दो टॉपिक बताए। बायोडाइवर्सिटी क्या है, दूसरा टॉपिक नीड ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट के सिलेबस में ये टॉपिक जुड़ा हुआ है और इस टॉपिक को आप लोगों ने देखा, पढ़ा, तो जो भी इस पर कमेंट होगा आप लोग कमेंट करिएगा और यदि और कोई सुझाव होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों से शेयर करिएगा। धन्यवाद।